हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके लिए यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के शिक्षण एवं शोध अभियोक्ता से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी के लिए पढ़ना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो हमने यूजीसी नेट की तैयारी के लिए नया बैच शुरू किया है। अगर आप नेट परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे क्लासेस को बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें कि हमारा जो ऑनलाइन क्लास चलता है बिल्कुल फ्री है। फ्रेंड्स, अब आते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है, समष्टि सूचना पैरामीटर है। समष्टि सूचना पैरामीटर है, जबकि संगत सैंपल सूचना को क्या कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, समष्टि सूचना को बता दिया गया है पहले से ही। समष्टि सूचना पैरामीटर है, जबकि संगत सैंपल सूचना इसको यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर होगा नंबर डी, कि संगत सैंपल सूचना जो है ये बिल्कुल फैक्ट चीज़ होता है, फैक्ट पे काम करता है, बिल्कुल अनुमान पे या प्रचयन पे, समष्टि पे नहीं काम करता है। ये सांख्यिकी पर काम करता है संगत सैंपल सूचना, जबकि जो कि एक गणितीय विज्ञान है। तो इसका उत्तर नंबर डी सही हो जाएगा। सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है, यहाँ पे जो है अनुमान तर्क कुछ नहीं चलता है। यहाँ पे केवल जो है फैक्ट और सच चीज़ें यूज की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है, कुछ देर के लिए चुप हो जाएं और फिर शुरू कर दें। ऑप्शन नंबर बी है, जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें दंडित करें। ऑप्शन नंबर सी है, जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें। ऑप्शन नंबर डी है, कक्षा में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कोई भी परवाह न करें। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया, कुछ देर के लिए चुप हो जाएं और फिर शुरू कर दें। तो ये चीज़ तो एक शिक्षक के लिए, एक टीचर के लिए, एक अध्यापक के लिए सही चीज़ नहीं होगा कि जब बच्चे या कुछ लोग क्लास में बातचीत करते हैं या फिर डिस्टर्ब करते हैं तो वो खुद भी डिस्टर्ब होते हैं, साथ साथ में जो है अन्य बच्चों को भी पढ़ने नहीं देते हैं, उनको भी डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए यहाँ पर ये चीज़ देखिए सूटेबल नहीं होगा। कुछ देर के लिए चुप हो जाए और फिर शुरू कर दें, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब नंबर बी है, जो बाधा डाल रहे हों उन्हें दंडित करें। यहाँ पे देखिए, जो बाधा डाल उन्हें दंडित करें। देखिए, दंडित करने का अधिकार हमारे संविधान में किसी को नहीं है। दंडित करने का अधिकार केवल जो है कानून को है या कोर्ट को है। किसी भी परिस्थिति में आप किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं कर सकते हैं, कुछ परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में छोड़ के। इसलिए आप दंडित भी, एक शिक्षक स्टूडेंट को दंडित भी नहीं कर सकता है। तो बी भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया है, जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा, जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें। आप नोटिस कर लीजिए कि जो बच्चे हैं डिस्टर्ब कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं या पढ़ने में उनका मन नहीं लग रहा है, उनको आप अपने हिसाब से अलग से बुलाकर समझा बुझा सकते हैं, उन्हें सीखने के लिए या पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जब एक बार वो आपकी बातों को समझ जाएंगे तो उनके अंदर भी सीखने और पढ़ने की जिज्ञासा जग जाएगी, तो वो भी क्लास में मन लगाकर पढ़ने लगेंगे। तो इसका आंसर यही सी सही होगा। डी में देखिए, कक्षा में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कोई परवाह न करें। ये देखिए बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि क्लास में जो भी हो, ऐसा थोड़ी है कि शिक्षक आए अपना पढ़ा के निकल। ये क्लास में कुछ हुआ, कुछ हो रहा है, बच्चे उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, ये कोई मतलब नहीं हुआ कि शिक्षक आए और पढ़ा के निकल दिए। क्लास में क्या हुआ, क्या कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, इससे मतलब न रखें। तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रभावी शिक्षण, इफेक्टिव टीचिंग
निम्नलिखित में से क्या है। यहाँ पे पूछ रहा है प्रभावी शिक्षण क्या है, इफेक्टिव टीचिंग क्या है। यहाँ पे देखिए शिक्षक का संतोष, शिक्षक का संतोष। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक की ईमानदारी और प्रतिबद्धता। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और समझाना। और ऑप्शन नंबर आपका डी है व्यावसायिक श्रेष्ठता के प्रति शिक्षक की रुचि। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पे आइए, प्रभावी शिक्षण पूछ रहा है कि क्या होगा। शिक्षक का संतोष, यहाँ पे देखिए मान लीजिए शिक्षक क्लास में आए, ए को समझिए, शिक्षक क्लास में आए और उन्होंने पढ़ा दिया अपनी तरफ से, जो भी उनको जानकारी थी, जिस तरीके से वो पढ़ाना चाहते तो उन्होंने पढ़ा दिया, तो उनको तो संतुष्टि हो गई कि हमने पढ़ा दिया। मगर क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे समझ पा रहे हैं उस चीज़ को, ये ज़रूरी है, न कि शिक्षक ने संतुष्टि हो गई शिक्षक को कि उन्हें पढ़ा दिया वो काम हो गया, तो ये चीज़ नहीं है। शिक्षक की संतुष्टि ही प्रभावी शिक्षण नहीं है। संतुष्टि शिक्षक और स्टूडेंट, जो उनके स्टूडेंट हैं उनको भी संतुष्टि होनी चाहिए कि उन्होंने पढ़ा और समझा उस चीज़ को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में चलिए, शिक्षक ईमानदारी और प्रतिबद्धता, शिक्षक का ईमानदारी और प्रतिबद्धता। अब देखिए यहाँ पे शिक्षक की ईमानदारी से और उनकी प्रतिबद्धता से क्लासरूम से कोई मतलब नहीं है। क्लासरूम में बस एक ही मतलब है, क्लासरूम में प्रभावी शिक्षण हो, इफ़ेक्टिव टीचिंग हो। क्लासरूम को बस इसी चीज़ से मतलब है कि वहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो रही है, नहीं शिक्षक कितना ईमानदार है बेईमान है उससे मतलब नहीं है। क्योंकि क्लासरूम का केवल एक ही अर्थ होता है कि शिक्षक ने कितने अच्छे से पढ़ाया और स्टूडेंट्स ने उसको कितने अच्छे से सीखा। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत रहेगा, शिक्षक की ईमानदारी से क्लासरूम से कोई भी मतलब नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत। अब सी को समझिए, शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और समझाना। ये देखिए तर्कसंगत बैठ रहा है, शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और समझाना। ये ऑप्शन आपका सही होगा कि शिक्षक इतनी अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ा रहा है, छात्रों को, और समझा रहा है, और छात्र उसको पढ़ और समझ पा रहे हैं कितने अच्छे तरीके से। ये इसका इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए, प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे ज़रूरी बात होगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। और डी में देख लीजिए, व्यावसायिक श्रेष्ठता के प्रति शिक्षक की रुचि। देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत बात है शिक्षा के लिए, प्रभावी शिक्षण के लिए। शिक्षा को अगर लोग व्यवसाय बना लेंगे, अगर एक अध्यापक है, टीचर है, उसने शिक्षा को व्यवसाय बना लिया है, तो वहाँ भी प्रभावी शिक्षण नहीं हो पाएगा। शिक्षा को कभी भी व्यवसायिक रूप में नहीं देखना चाहिए, न उसको शिक्षा को व्यवसाय ही बनाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही नहीं होगा, गलत होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा प्रभावी शिक्षण के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है लर्निंग। अधिगम लर्निंग का सबसे उपयुक्त अर्थ है। यहाँ पे देखिए लर्निंग माने सीखना होता है। लर्निंग मीन्स किसी चीज़ को या पढ़ने को ही, अपने पढ़ने को ही सीखने को लर्निंग कहा जाता है। उसको हिंदी में अधिगम कहते हैं। शब्दों को आप समझे रखें, शब्दों को आप अच्छी तरह समझते रहेंगे तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। शब्दों पर बिल्कुल ही आप गौर किया करें। यहाँ पे हिंदी में अधिगम, इंग्लिश में लर्निंग कहा जाता है। लर्निंग का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, लर्निंग किसी चीज़ को सीखना ही लर्निंग कहा जाता है, उसको हिंदी में अधिगम कहते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए कौशल अर्जन, ऑप्शन नंबर बी है व्यवहार संशोधन, ऑप्शन नंबर सी है व्यक्तिगत समायोजन, ऑप्शन नंबर डी है ज्ञान को दिमाग में बैठाना। अब देखिए किसी चीज़ को सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है ये पूछ रहा है, तो कौशल अर्जन।
देखिए कौशल अर्जन, आपने पढ़ाई की, शिक्षक ने आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया, आपने बहुत अच्छी तरह से अपने ज्ञान को भी प्राप्त कर लिया, पढ़ भी लिया, समझ भी लिया, मगर उसका मतलब ये नहीं है केवल उसका अर्थ कौशल या धन अर्जन के लिए आपने पढ़ा है। जैसे यहाँ पे बताया गया ऑप्शन नंबर ए में कौशल और अर्जन, कुशलता आपको हो गई और कुशलता का प्रयोग केवल धन के अर्जन के लिए कर रहे हैं, आपने अर्जन कर लिया, या ज्ञान को ही आपने केवल अर्जित कर लिया, उसका आपने अपने जीवन में, अपने चरित्र में, अपने समाज में कोई भी उसका यूज नहीं किया, तो कौशल अर्जन केवल उसका कोई मतलब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए व्यवहार संशोधन। देखिए शिक्षा को आपने ग्रहण किया, तो शिक्षा ग्रहण किया, आपने ज्ञान प्राप्त किया, तो उसका जो है आप अपने जो है जीवन में, अपने व्यवहार में उसको यूज करेंगे। अपने जीवन के जो है जो भी जीने के तरीके हैं, सामाजिक जो तौर तरीके हैं, उस ज्ञान को आप समाज में यूज उनका करेंगे, अपने व्यवहार में संशोधन करेंगे। अगर आपका व्यवहार गलत है, आपने पढ़ाई की, शिक्षा हासिल किया, तो आपको पता चला कि मैं ये चीज़ ठीक नहीं करता हूँ, तो उसको आप संशोधित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही लग रहा है। आगे भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है, व्यक्तिगत समायोजन। व्यक्तिगत समायोजन भी गलत होगा आपको। और डी ज्ञान को दिमाग में बैठाना। अब देखिए डी में दिया है कि आपने ज्ञान को दिमाग में बैठा लिया, उसका आपने कोई भी यूज अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने रहने सहने के ढंग में कोई भी उसका प्रयोग नहीं किया, कोई यूज नहीं किया, तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सबसे सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया को ठीक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया को ठीक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए जो शिक्षण प्रक्रिया होती है, जो प्रभावी शिक्षण की जो प्रक्रिया बताई गई है, आपकी थ्योरियों में बताई गई है बुक में, उसमें जो चीज़ें सबसे पहले आती हैं और कुछ चीज़ें उसमें बाद आती हैं शिक्षण की प्रक्रिया में, उनको क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पे सेट करना है। जो 5 आपके जो है ऑप्शन दिए गए हैं, इनको उस क्रमबद्ध तरीके से सेट करना है कि प्रभावी शिक्षण में, शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है प्रभावी शिक्षण की, उसमें कौन सी चीज़ें सबसे पहले आएंगे, उसके बाद जो आएंगे, उसके बाद जो आएंगे, उनको उस हिसाब से सेट करना है। यहाँ पर देखिए आपका वर्तमान ज्ञान को पहले के ज्ञान से जोड़ना, ये तो पढ़ाई शुरू हो गई है, ये तो बाद की बात हो गई। नंबर 2 है मूल्यांकन। मूल्यांकन भी बाद में किया जाता है। पुनर्शिक्षण, पुनर्शिक्षण इसका भी बाद में, जैसे कोई चीज़ आप पढ़ा रहे हैं, किसी को नहीं समझ में आया तो आप पुनः उसको शिक्षित कर रहे हैं, पुनः दोबारा उसी सब्जेक्ट को या उसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, तो पुनर्शिक्षण ये भी तो बाद में आएगा। तो शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना नंबर 4 ऑप्शन में है। अब देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सबसे पहले आएगा, शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना, तो सबसे पहले ये आएगा। एक शिक्षण प्रक्रिया को ठीक क्रम में सुनिश्चित करने के लिए सबसे नंबर 1 पे आएगा शिक्षण लक्ष्यों का। आपको आपका जो शिक्षण है, आप जो पढ़ा रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या होगा, उससे बच्चों को क्या, किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा, शिक्षण के लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना। तो यहाँ पर नंबर 4 आपका सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद देखिए 5वां में दिया शिक्षण सामग्री की प्रस्तुतिकरण, ये भी तो बाद में आता है। तो उसके बाद नंबर 1 पे आए वर्तमान ज्ञान को पहले के ज्ञान से जोड़ना। अब 4 के बाद देखिए नंबर 1 आएगा आपका वर्तमान ज्ञान को, जो वर्तमान थ्योरियाँ, देखिए सिलेबस हमेशा चेंज होता रहता है, चीज़ें बदलती रहती हैं। तो यहाँ पे वर्तमान ज्ञान को पहले आपने शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध कर लिया, क्या क्या शिक्षा देना है आपको, किस तरीके से पढ़ाना है। तो उसके बाद आपको जो है जो सिलेबस है बदलता है हमेशा, तो आप यहाँ पर वर्तमान ज्ञान को पहले ज्ञान से जोड़ेंगे, जो पूर्व में पढ़ाया जाता रहता होगा।
आज सिलेबस बदल गया या आज थ्योरी बदल गई, परिभाषाएं बदल गई, तो उन चीज़ों को भी एक दूसरे से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। तो नंबर 1 आ जाएगा दूसरे नंबर पे। उसके बाद नंबर 2 इवैल्यूएशन में बाद में आएगा। उसके बाद नंबर 5 को आप देखिए, शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण। उसके बाद जो है आप शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण, देखिए शिक्षा के लिए शिक्षण सामग्रियों का भी बहुत ही महत्व योगदान होता है। जैसे बुक हो गया, आपका सिलेबस हो गया, चॉक हो गया, पेन हो गया, फिर जो है मार्कर हो गया, जो भी चीज़ें हैं उन सामग्रियों का भी प्रस्तुतिकरण, उनका भी व्यवस्था करना चाहिए प्रभावी शिक्षण के लिए। तो नंबर 1 के बाद नंबर 5 आ जाएगा। उसके बाद देखिए नंबर 2 मूल्यांकन। आपको अपने शिक्षण को, अपने शिक्षा प्रक्रिया का मूल्यांकन भी करना ज़रूरी है कि आप सही पढ़ा रहे हैं, सही तरीके से पढ़ा रहे हैं, बच्चे उसको पढ़ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं कि नहीं। तो मूल्यांकन इसके बाद आपका आ जाएगा मूल्यांकन नंबर 2। उसके बाद बचा ना आपका नंबर 3, तो यहाँ पे पुनर्शिक्षण। अब देखिए इसके बाद नंबर 3 आएगा। पुनर्शिक्षण का मतलब है आपने कोई टॉपिक पढ़ा दिया है, किसी टॉपिक पे लेक्चर दे दिया है, बच्चे अगर उसको दोबारा पूछ रहे हैं कि सर ये समझ नहीं आया, आप इसको जो है पुनः रिपीट करिए, तो यहाँ पर आप रीटीचिंग करेंगे, पुनर्शिक्षण करेंगे उसी टॉपिक को। तो इसको जो है ये लास्ट में आता है कि लास्ट में जब कोर्स आपका ख़त्म हो जाए, जो सिलेबस आपका ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद पुनर्शिक्षण भी आप करें जो चीज़ों को बच्चे पूछे नहीं समझ पाए। तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर 4 1 5 2 3, तो इस हिसाब से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखिए कुछ स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी तेज़ पढ़ना चाहते हैं, केवल प्रश्न पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, उत्तर बता दीजिए। तो देखिए बहुत तेज़ पढ़ाई करने से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा कि बहुत आपने एक ही दिन में 500 क्वेश्चन पढ़ लिए, 200 क्वेश्चन पढ़ लिए और उसमें से आपने ऑब्जर्व कुछ भी नहीं कर पाए, आपका 10 क्वेश्चन भी उसमें से तैयार नहीं हो पाया, आपने पढ़ा 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन। तो इस स्पीड से आप बहुत पढ़ने की कोशिश मत करिए। आप रेगुलर पढ़िए, 50 ही क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन 50 जो आपने पढ़ा है उसमें 50 में से कम 40 या 45 तो आपके पास हो ही जाना चाहिए आपके ब्रेन में, तब आपके पढ़ाई का कोई मतलब हुआ। आपने पढ़ा 200 क्वेश्चन मगर आप उनमें से 10 भी नहीं बता पा रहे हैं 10 दिन बाद, तो आपके उस पढ़ाई कोई मतलब नहीं। इसलिए बहुत स्पीड की पढ़ाई में भी आप बिल्कुल विश्वास मत करिए। आप जो भी पढ़िए 50 क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन 50 में से कम 40 या 45 क्वेश्चन आपको बिल्कुल कंफर्म तरीके से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CIET निम्नलिखित में से किसका सूचक है। देखिए यहाँ पे CIET का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका फुल फॉर्म देखिए होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो रहा है। CIET का फुल फॉर्म सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षक की भूमिका क्या है। उच्च शिक्षा के स्तर पूछ रहा है, शिक्षक की भूमिका, शिक्षक का रोल क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये है विद्यार्थियों को सूचना प्रदान करना। समझते चलते हैं एक नंबर से ही, ए नंबर से, विद्यार्थियों को सूचना प्रदान करना। देखिए अब शिक्षक का ये कोई काम तो है नहीं, शिक्षक का ये रोल नहीं होता है कि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की आके सूचना देना कि वहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे ये घटना हो गई, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे वो, या न्यूज़ की बातें आके टीवी की आपकी बताने लगे। तो सूचना प्रदान करना शिक्षक का काम नहीं होता है, ये शिक्षक का कोई रोल नहीं होता कि सूचना प्रदान करें आप स्टूडेंट को, छात्र को। ये गलत होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या दिया है, विद्यार्थियों में स्वाध्याय को प्रोत्साहित करना।
ये देखिए, ये आपका उत्तर सही हो सकता है, नीचे भी देख लेंगे तो फिर देखा जाएगा। विद्यार्थियों में स्वाध्याय को प्रोत्साहित करना, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी है। अब जैसे शिक्षक का पढ़ाने के अलावा देखिए बहुत ही बड़ा कि उनका योगदान होता है, उनका प्रभाव होता है कि विद्यार्थियों को स्वाध्याय को प्रोत्साहित करना, कि टीचर ने स्कूल में पढ़ा दिया, कॉलेज में पढ़ा दिया, उसके बाद जो है जो स्टूडेंट होते हैं उनको अपने घर पर भी या कहीं भी जहाँ वो रहते हैं उनको स्वाध्याय भी करना चाहिए। स्वाध्याय करने से ही उनकी लर्निंग अच्छी होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी सही लग रहा है। सी में देखिए, विद्यार्थियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देना। देखिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, अगर आप अपने कॉलेज में अपने क्लासरूम में प्रतिस्पर्धा स्टार्ट कर देंगे तो कुछ विद्यार्थी जो पढ़ने में अच्छे होंगे, जो तेज़ होंगे, वो तो प्रतिस्पर्धा में रहते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, मगर जो थोड़े वीक बच्चे होते हैं वो प्रतिस्पर्धा में काफ़ी पीछे रह जाते हैं, फिर उनका मनोबल भी टूटने लगता है। इसलिए क्लासरूम में या कॉलेज में अपने बच्चों के साथ, अपने छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसमें बच्चों का मनोबल, जो थोड़े कमज़ोर बच्चे होते हैं उनका मनोबल गिरने लगता है, क्योंकि कुछ ही तेज़ बच्चे होते हैं क्लासरूम में, उनको तो अच्छा लगता है, उनको सब पता है, उनको आता है, लेकिन जो पीछे के बच्चे आपके हैं जो है थोड़े वीक हैं, पढ़ने में कमज़ोर हैं, वो इस प्रतिस्पर्धा में काफ़ी पीछे छूट जाते हैं। इसलिए ये भी आपका सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में अपनी समस्याएं हल करने में विद्यार्थियों की मदद करना, ये देखिए तो बिल्कुल ही गलत है एक शिक्षक के लिए कि अपनी समस्याओं को हल करने के लिए छात्रों को भेजना, उनका छात्रों से काम कराना या छात्रों से अपनी समस्याओं का निदान कराना, वहाँ चले जाइए, ये काम है हमारा, कर दीजिए, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। एक शिक्षक को छात्र को अपने निजी जीवन में, अपनी समस्याओं में शामिल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छी तरह से आप समझते चलिए, जाकि जो क्वेश्चन आप एक बार देख लें उसको दोबारा जब भी आपके सामने आए तो आपको सोचना न पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिहन स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय बनाया। देखिए थ्योरिटिकल क्वेश्चन है आपका, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है जर्मन समाज विज्ञानी, बी है अमेरिकी दार्शनिक, सी है ब्रिटिश अकादमिक विद्वान, नंबर डी है इतालवी राजनीतिक विश्लेषक। देखिए इसका उत्तर नंबर ए होगा, थ्योरिटिकल क्वेश्चन है, जर्मन समाज विज्ञानी ने। आंसर नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक शोध में क्रमिक संक्रियाएं कौन सी हैं। सीक्वेंशियल ऑपरेशंस कौन सी हैं वैज्ञानिक शोध में, क्रमिक संक्रियाएं पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है सहविचरण, भ्रामक संबंधों का बहिष्करण, सामान्यीकरण, सिद्धांतीकरण। ऑप्शन नंबर बी है सामान्यीकरण, सहविचरण, सिद्धांतीकरण, भ्रामक संबंधों का बहिष्करण। यहाँ पे सी नंबर है सिद्धांतीकरण, सामान्यीकरण, भ्रामक संबंधों का बहिष्करण, सहविचरण। ऑप्शन नंबर डी है भ्रामक संबंधों का बहिष्करण, सिद्धांतीकरण, सामान्यीकरण, सहविचरण। यहाँ पे क्रमिक संक्रियाएं पूछ रहा है। वैज्ञानिक का जो शोध होता है, किसी चीज़ में आप शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनकी क्रमिक संक्रियाएं क्या होंगी, उनका सीक्वेंशियल ऑपरेशन क्या होगा, किस सीक्वेंस में आप जो है शोध करते हैं, शोध की जो जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो उनका सीक्वेंस होता है, कौन कौन से कदम आपको शोध में, किस स्टेप बाय स्टेप आगे शोध को अपने बढ़ाना है, शोध को करना है, वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सहविचरण, फिर भ्रामक संबंधों का बहिष्करण, जो भी भ्रामक चीज़ें उसके बारे में, उस आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में कुछ भ्रामक चीज़ें भी समाज में फैली होती हैं, उनका भी बहिष्करण करना होगा आपको कि क्या भ्रामक है क्या सही है। उसके बाद सामान्यीकरण होगा, उसके बाद आप एक शोध करने के बाद, रिसर्च करने के बाद एक सिद्धांत को बनाएंगे।
फिर लास्ट में हो जाएगा सिद्धांतीकरण, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमूना लेने की लॉटरी पद्धति का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। देखिए नमूना लेने की लॉटरी पद्धति, देखिए नमूना लेने की लॉटरी पद्धति, इस शब्द को आप समझ लीजिएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है निर्वचन व्याख्या, ऑप्शन नंबर बी है सिद्धांतीकरण, ऑप्शन नंबर सी है संकल्पना, ऑप्शन नंबर डी है बेतरतीब ग्रहण। देखिए नमूना लेने की कई पद्धतियाँ बताई गई हैं हमारे थ्योरियों में। आप बुक्स में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे तो थ्योरी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको नमूना लेने की काफ़ी पद्धतियाँ बताई गई हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अपना विचार नमूना लेने की पद्धतियों को बनाया है, बताया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लॉटरी पद्धति है, लेकिन लॉटरी पद्धति को समझिए, लॉटरी पद्धति का कोई सिस्टम नहीं होता है। नमूना आप कोई ले रहे हैं, जैसे ही शुरू कर दिए, जहाँ से शुरू कीजिए, जो आपको सबसे पहले दिख गया आप वहीं से नमूना लेना शुरू कर दिए। तो लॉटरी पद्धति का सबसे स्पष्ट बात है कि ये बेतरतीब ग्रहण होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा कि नमूना लेने की लॉटरी पद्धति का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी बेतरतीब ग्रहण, इसको लॉटरी पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध रिसर्च का मुख्य ध्येय क्या है। आप देखिए शोध जो रिसर्च होता है उसका मुख्य ध्येय क्या है, उसका उद्देश्य क्या होता है या क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है साहित्य की समीक्षा करना, साहित्य की समीक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी दिया है पहले से ज्ञात का सारांश करना। ऑप्शन नंबर सी है अकादमिक उपाधि डिग्री प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर डी है नए तथ्यों की खोज करना अथवा ज्ञात तथ्यों का ताज़ा व्याख्या का। थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, बीच में का होगा, नए तथ्यों की खोज करना तथा अथवा ज्ञात तथ्यों की ताज़ा व्याख्या करना। देखिए कोई चीज़ आप शोध करते हैं, किसी चीज़ पे आप रिसर्च कर रहे हैं, आप हायर स्टडी कर रहे हैं, तो आप रिसर्च कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो साहित्य की समीक्षा करना ये तो रिसर्च आप करेंगे। सब पहले से ज्ञात का सारांश, ये भी आपका शोध नहीं होगा। अकादमिक उपाधि डिग्री, आप केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए शोध कर रहे हैं, ये भी आपका तर्कसंगत नहीं है, मुख्य रिसर्च का मुख्य ध्येय नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे नए तथ्यों की खोज करना अथवा ज्ञात तथ्यों का ताज़ा व्याख्या करना। अब देखिए रिसर्च हमेशा किसी नई अवधारणा को, किसी नए डेफिनेशन को, नए दृष्टिकोण को बताने के लिए शोध किया जाता है। जब आप शोध करते हैं तो आप कुछ नई चीज़ों को खोज के समाज के सामने रखते हैं अपने अनुसार। तो यहाँ पे हो जाएगा नए तथ्यों की खोज करना, आप नए तथ्यों की खोज, उसके बाद अथवा ज्ञात तथ्यों का व्याख्या करना। ज्ञात तथ्यों का जो पहले से जो कुछ तथ्य ज्ञात हैं, जिनका व्याख्या किया जा चुका है, जिनको परिभाषित किया जा चुका है, तो उन ज्ञात तथ्यों का ताज़ा व्याख्या करना। उन जैसे कुछ रिसर्च पहले से हो चुके हैं, उन रिसर्च से अगर आप संतुष्ट नहीं, आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे कुछ और भी शामिल किया जा सकता है या कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, तो यहाँ पे ज्ञात तथ्य वो पहले से ज्ञात हैं, उनके संबंध में आप कुछ नई चीज़ें जोड़ के अपने हिसाब से को ताज़ा व्याख्या कर रहे हैं, उसका ये होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका होगा सही आंसर। आप बिल्कुल अच्छी तरह समझिए, जो सवाल आप एक बार समझ लेंगे वो कभी भी आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमूना लेने में गलती निम्नलिखित में से किससे घटती जाती है। नमूना लेने में गलती निम्नलिखित में से किसके साथ घटती जाती है। अब मिसप्रिंट है, किसके साथ घटती जाती है। ऑप्शन नंबर ए है नमूने के आकार में कमी। ऑप्शन नंबर बी है नमूने के आकार में वृद्धि।
ऑप्शन नंबर सी है यादृच्छिकरण की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी है विश्लेषण। तो यहाँ पे देखिए आपका उत्तर नंबर बी सही होगा, नमूने के आकार में वृद्धि। नमूना लेने में गलती निम्नलिखित में से किसके साथ घटती जाती है? नमूने के आकार में वृद्धि। इसका ऑप्शन नंबर होगा बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक शोध के सिद्धांतों का निम्नलिखित में से किसमें उपयोग किया जाता है? मौलिक शोध के सिद्धांत, समझ लीजिएगा इसको। मौलिक शोध के सिद्धांतों का निम्नलिखित में से किसमें उपयोग किया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है क्रियापरक शोध। ऑप्शन नंबर बी है अनुप्रयुक्त शोध। ऑप्शन नंबर सी है दार्शनिक शोध। ऑप्शन नंबर डी है ऐतिहासिक शोध। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर है क्रियापरक शोध, एक्शन रिसर्च। मौलिक शोध के सिद्धांत बता रहा है, पूछ रहा है यहाँ पे इनमें किसमें उपयोग किया जाता है। मौलिक शोध का सिद्धांत जो बताए गए हैं ये आपका इनका उपयोग जो है किया जाता है, नंबर बी ऑप्शन सही होगा। अनुप्रयुक्त शोध, अप्लाइड रिसर्च में इनका प्रयोग किया जाता है। मौलिक शोध के सिद्धांतों का उपयोग अनुप्रयुक्त शोध यानी कि अप्लाइड रिसर्च में किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार माध्यम का अपनी कार्यसिद्धि के लिए उपयोग करने वाले प्रयोक्ता को क्या कहते हैं? देखिए संचार का जो माध्यम होता है का अपनी कार्यसिद्धि के लिए उसका उपयोग करने वाले प्रयोक्ता को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है निष्क्रिय श्रोता। ऑप्शन नंबर बी है सक्रिय श्रोता। ऑप्शन नंबर सी है सकारात्मक श्रोता। ऑप्शन नंबर डी है नकारात्मक श्रोता। तो यहाँ पे आप प्रश्न को समझ लीजिएगा। संचार माध्यम का अपनी कार्यसिद्धि के लिए उपयोग करने वाले प्रयोक्ता को क्या करें? जैसे कोई बात शिक्षक बता रहा है, स्टूडेंट सामने बैठे हैं, वो सुन रहे हैं, तो यहाँ पर जो है एक वो होता है संचार का माध्यम होता है। टीचर बता रहे हैं, स्टूडेंट उसको छात्र सुन रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे संचार हो रहा है। वो अपने ज्ञान को बता रहे हैं, छात्र उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे संचार का माध्यम हो गया। तो यहाँ पे पूछा संचार माध्यम का अपनी कार्यसिद्धि के लिए उपयोग करने वाले प्रयोक्ता। जो संचार का जो माध्यम है आप उसको अपनी कार्यसिद्धि के लिए उपयोग कर रहे हैं। जो स्टूडेंट है तो जो उस संचार के माध्यम को यूज कर रहा है, जो संचार हो रहा है उसको पढ़ रहा है, समझ रहा है, अपने अंदर उसको समाहित कर रहा है, तो जब वह सक्रिय श्रोता होगा, एक्टिव ऑडियंस होगा, तभी तो उस संचार के माध्यम को उन बातों को अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहा है, उसको सीख रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सक्रिय श्रोता होता है, जो सक्रिय श्रोता होता है वही संचार माध्यम का अपनी कार्यसिद्धि के लिए उपयोग करता है, अपने कार्यसिद्धि के लिए अपने संचार माध्यम को प्रयुक्त करता है। ये वो ऑप्शन नंबर बी से सक्रिय श्रोता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा संचार का वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? कक्षा संचार का वर्णन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है गवेषण। ऑप्शन नंबर बी है संस्थानीकरण। ऑप्शन नंबर सी है असंकेतिक आख्यान। ऑप्शन नंबर डी है व्याख्यान। तो यहाँ पे पूछ रहा है कक्षा संचार का वर्णन। जो कक्षा में जो संचार हो रहा है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो संप्रेषण हो रहा है, उसका वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? तो देखिए संचार का माध्यम, देखिए आप बोलेंगे, बोलना ही संचार के कई माध्यम होते हैं, लिख के भी जो है संचार किया जाता है, मगर जो व्याख्यान होता है ये कक्षा संचार का वर्णन निम्नलिखित में से किसको किया जाता है? ये इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, व्याख्यान में जो है कक्षा संचार का वर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सैद्धांतिक कोड हमारे सामूहिक, यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, को आकार प्रदान करते हैं। इस खाली स्थान में क्या आएगा ये आपको यहाँ पे चुनना है। सैद्धांतिक कोड हमारे सामूहिक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है निर्माण, ऑप्शन नंबर बी अबोधन, ऑप्शन नंबर सी खपत, ऑप्शन नंबर डी सृजन। तो यहाँ पे उत्तर आपका देखिए समझिए, सैद्धांतिक कोड हमारे सामूहिक अबोधन को आकार प्रदान करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, खाली स्थान में यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भरा जाएगा, अबोधन। सैद्धांतिक कोड हमारे सामूहिक अबोधन को आकार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण में मिथकों में शक्ति होती है परंतु वे या उन्हें, क्वेश्चन है आपका संप्रेषण। आप संप्रेषण पर समझ, अभी आपको बताया मैंने इसके पहले इस क्वेश्चन में। संप्रेषण का मतलब होता है संचार, उसी का दूसरे शब्दों में आप इसको संचार भी कहा जाता है। अब इसको अंग्रेजी में आप कहेंगे कम्युनिकेशन होगा, तो संप्रेषण को ही संचार कहते हैं और इंग्लिश में इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। तो संप्रेषण में पूछ रहे, संप्रेषण में मिथकों की शक्ति होती है परंतु वे या उन्हें। ऑप्शन नंबर ए दिया है संस्कृतिहीन होते हैं, महत्वहीन होते हैं, यथातथ नहीं होते, वरीयता नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए, मिथक मतलब झूठ होता है, मिथ्या होता है, जो अफवाहें होती हैं उनको मिथक कहा जाता है। तो मिथकों में शक्ति होती है, बहुत तेज गति से समाज में फैलते हैं मगर वे यथा तथ्य नहीं होते। मिथकों में उनमें कोई तथ्य नहीं होता है, वो केवल भ्रामक सूचनाएं होती हैं, वो समाज में संचार के माध्यम से बहुत तेज़ी से फैलती हैं। उनमें बहुत शक्ति होती है, बहुत तेज़ फैलती है, मगर वो यथा तथ्य नहीं होते, वो बिल्कुल ही आधारहीन होते हैं, उनमें कोई तथ्य नहीं होता। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। संप्रेषण में मिथकों में शक्ति होती है परंतु वे यथा तथ्य नहीं होते हैं, ये उसका उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम बहुभाषाई समाचार एजेंसी निम्नलिखित में से कौन है। देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है समाचार, ऑप्शन नंबर बी है एपीआई, ऑप्शन नंबर सी है हिंदुस्तान समाचार, ऑप्शन नंबर डी है समाचार भारती। यहाँ पे पूछ रहा है भारत की प्रथम बहुभाषाई समाचार एजेंसी कौन सी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी हिंदुस्तान समाचार, ये उसका उत्तर सही होगा सी। हिंदुस्तान समाचार भारत की प्रथम बहुभाषाई समाचार एजेंसी है। इसने सबसे पहले बहुत ही भाषाओं में अपनी समाचार एजेंसी को या अपने समाचार को प्रसारित किया था, बहुत ज़्यादा भाषाओं में, इसलिए इसको बहुभाषाई समाचार एजेंसी कहा जाता है, भारत की प्रथम। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्थागत संचार को इनमें से किसके समतुल्य भी माना जाता है। देखिए यहाँ पे संस्थागत संचार को कह रहा है किसके समतुल्य माना जा सकता है। संस्थागत संचार आप समझते हैं, संस्था बहुत लोगों का एक ग्रुप होता है तभी वो संस्था बनता है। एक संस्था के लिए कुछ लोगों का एक समूह होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, संस्था, तभी उसका संस्था का निर्माण होता है, तभी उसको हम संस्था कहें। काफ़ी लोग उससे जुड़ते हैं तब वो संस्था कही जाते हैं। तो संस्थागत संचार, उस संस्था में संचार होता है तो किसके समतुल्य भी माना जा सकता है। तो संस्था में देखिए ऑप्शन नंबर ये है अंतःवैयक्तिक संचार, ये गलत होगा। संस्था में जो संचार होता है, जो संस्था में कम्युनिकेशन होता है, उसमें काफ़ी लोग जुड़े होते हैं तो उन सब के साथ संचार होता है। तो अंतःवैयक्तिक संस्था में कोई अंतःवैयक्तिक नहीं हो सकता संचार। ऑप्शन बी है अंतर्वैयक्तिक संचार, ये भी संस्था में नहीं हो सकता अंतर्वैयक्तिक संचार। ऑप्शन नंबर सी है समूह संचार, देखिए ये सही होगा। यहाँ पे संस्था में समूह संचार होता है, जब संस्था से कई लोग जुड़े हैं तो संस्था में कोई चीज़ बताई जाएगी, कोई निर्देश दिया जाएगा या कोई रूल बनाया जाएगा, उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा,
तो सभी लोगों को उस बारे में बताया जाएगा। तो वहाँ पे समूह संचार होगा, ग्रुप कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। अब डी भी देख लेते हैं, डी में क्या दिया है। इस डी में दिया है जन संचार, मास कम्युनिकेशन। तो संस्थागत संचार में देखिए, संस्था से जो लोग जुड़े हैं उन्हीं से संचार होगा, उन्हीं को बताया जाएगा निर्देश क्या बात है, क्या है, कैसे नहीं है। तो डी जो है दिया जनसंचार, जैसे संस्था में कोई कम्युनिकेशन किया जा रहा है तो पूरे देश में या पूरे समाज के लिए संचार तो होगा नहीं, केवल संस्था से जुड़े लोगों का ही संचार है। तो वहाँ पे समूह संचार ही राइट आंसर होगा, न कि जनसंचार। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अभिकथनों के उद्देश्य और विधेय की शब्दावली यदि ऐसी है कि एक शब्दावली दूसरे का निषेध करती है। गौर करिएगा, प्रश्न यहाँ पे समझ लीजिए पहले। दो अभिकथनों के उद्देश्य और विधेय की शब्दावली यदि ऐसी है कि एक की शब्दावली दूसरे का निषेध करती है, एक की शब्दावली दूसरे का, दो, देखिए यहाँ पे दो अभिकथन हैं, उनका उद्देश्य और विधेय जो है वो अलग अलग है। दोनों अभिकथन जो उनके शब्द हैं अभिकथनों के, वो एक दूसरे का निषेध करती हैं, वो एक दूसरे के विरोध में बात करती हैं। वो अभिकथन कुछ और बता रहा है तो दूसरा अभिकथन कुछ और बता रहा है, एक दूसरे का निषेध करती हैं। तो उन दोनों के बीच का संबंध क्या कहलाएगा। जैसे दो डेफिनेशन है, दो परिभाषाएं दी गई हैं किसी चीज़ के लिए, तो उन दोनों की परिभाषा एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। उसमें जो बताया गया है उसका बिल्कुल ही विरोधाभास दूसरे अभिकथन में बताया गया है। तो उन दोनों के बीच का संबंध पूछ रहा है कि उन दोनों जो अभिकथन विरोध हैं, एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, निषेध करती हैं, उनके बीच का संबंध क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए है विरोधात्मक, ऑप्शन नंबर बी है विपरीत, ऑप्शन नंबर सी है उपविपरीत, ऑप्शन नंबर डी है उपाश्रयण। यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विरोधात्मक, क्योंकि दोनों अभिकथन एक दूसरे का निषेध करती हैं, उनके शब्द अलग हैं, उनके बताई गई चीज़ें अलग हैं, एक दूसरे का विरोध बताती हैं। तो वहाँ पे आप विरोधात्मक हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर एक का ए सही होगा, राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे अनन्या और कृष्णा अंग्रेजी बोल और समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे अनन्या और कृष्णा अंग्रेजी बोल रहे हैं और समझ रहे हैं, मतलब ये दोनों लड़कियाँ अंग्रेजी जानती हैं। और उसके बाद आगे बताया है बुलबुल अर्चना की तरह, बुलबुल और अर्चना जो है वो अर्चना की तरह हिंदी लिख और बोल रहे हैं। बुलबुल और अर्चना हिंदी लिख बोल रहे हैं, मतलब ये हिंदी जानती हैं। यहाँ पे ये दोनों लड़कियाँ अंग्रेजी जानती हैं। उसके बाद बता रहा है फिर आगे, अर्चना अनन्या से बांग्ला में भी बात करती है। देखिए यहाँ पे अर्चना और अनन्या बांग्ला भी जान रही हैं। तो यहाँ पे देखिए अनन्या यहाँ पर अंग्रेजी भी जान रही है, और यहाँ पे अर्चना अनन्या दोनों साथ में बांग्ला भी बोल और बात कर रहे हैं, मतलब जान रहे तभी तो बात कर रहे हैं। तो अनन्या यहाँ पे अंग्रेजी भी जान रही है और यहाँ पे बांग्ला भी जान रही है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। कृष्णा बांग्ला नहीं समझ सकती, ये बताया है, कृष्णा बांग्ला नहीं समझ सकती। बुलबुल अनन्या से हिंदी में बात करती है। देखिए यहाँ पे अनन्या यहाँ पर हिंदी जान रही है, अनन्या यहाँ पे अंग्रेजी भी जान रही है, अनन्या यहाँ पे अर्चना के साथ बांग्ला भी जान रही है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला बोल समझ सकता है, मतलब जो तीनों भाषाओं को जान रहा है, समझ रहा है, बात कर रहा है। तो यहाँ पे अनन्या यहाँ पे अंग्रेजी बोल रही है कृष्णा के साथ। उसके बाद अनन्या यहाँ पे अर्चना के साथ बांग्ला भी बात कर रही, बांग्ला में बात कर रही, तो बांग्ला जान रही है। उसके बाद फिर बुलबुल अनन्या से हिंदी में बात कर रही है। देखिए तीनों जगह अनन्या यहाँ पे तीनों भाषाओं को जान रहे हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, सी अनन्या।
अनन्या है, अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला बोल और समझ सकती है, तीनों भाषाओं को यही जान रहे हैं। इसका आंसर नंबर सी सही होगा, अनन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ मिसप्रिंट हो गया है, उसके लिए सॉरी। ये जो है, एक मिनट आपको बता रहे हैं, चलिए सही है, यहाँ से ये अलग होगा। नीचे क्वेश्चन है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये है, नीचे दो आधारिकाएँ दी गई हैं, ये दोनों आधारिकाएँ दी गई हैं। उन आधारिकाओं के 4 कोडों में 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं। इन कोडों के अंतर्गत जिस कोड में निष्कर्ष प्रामाणिक रूप से बताया गया है उसका चयन कीजिए। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके परीक्षाओं में। यहाँ पे 2 आधारिकाएँ दी गई हैं, वो हैं यहाँ पे ये 3 आधारिकाओं के आधार पर ही आपको यहाँ पे जो कोड दिया गया है इनमें से सही कोड को चुनना होगा, क्या सही कोड होगा। तब यहाँ पे देखिए बताया गया है, आधारिकाओं नंबर 1 में दिया गया है सभी संत धार्मिक होते हैं। देखिए मान लीजिए, इसको हम आपको बिल्कुल आसान तरीके में बताते हैं। ये हो गए संत, सभी संत हो गए, सभी संत धार्मिक होते हैं। ये संत हैं, ये सभी संत धार्मिक के अंदर आ गए, सभी संत ये धार्मिक हो गए। और उसके बाद दूसरे में क्या बता रहा है, कुछ ईमानदार लोग संत होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ ईमानदार लोग संत होते हैं, तो यहाँ पे आप एक ईमानदार का गोला बना दें संत को लेते हुए, क्योंकि बताया गया है कुछ ईमानदार लोग संत होते हैं, तो ये हो गए ईमानदार लोग, तो यहाँ पे संत होते हैं, तो आपका ये बन गया समझने के लिए। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में देखिए सभी संत ईमानदार होते हैं, तो सभी संत ईमानदार होते हैं, तो ये तो तर्क संगत नहीं है। सभी संत धार्मिक तो हैं, लेकिन यहाँ पे ईमानदार नहीं बताया गया है, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन बताया कुछ ईमानदार लोग संत होते हैं, लेकिन सभी संत ईमानदार ये नहीं बताया गया है, तो ये सही कोड नहीं होगा। अब यहाँ पर कुछ देखिए बी, कुछ संत ईमानदार हैं, कुछ संत ईमानदार हैं, तो यहाँ पे देखिए आप कुछ संत हैं, ईमानदार हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी गलत हो, क्योंकि सारे संत ईमानदार के गोले में सारे संत आ रहे हैं, तो यहाँ पे सारे संत ईमानदार होंगे, न कि कुछ संत ईमानदार होंगे, ये भी गलत हो जाएगा। अब सी पे देखिए कुछ ईमानदार लोग धार्मिक हैं। देखिए ईमानदार का गोला ये है, ईमानदार लोग धार्मिक हैं। देखिए यहाँ पे ईमानदार यहाँ से लेके धार्मिक के अंदर भी है, तो कुछ ईमानदार, ये ईमानदार लोग कुछ यहाँ पे धार्मिक भी हैं, ये आपका सही तर्क संगत बैठ रहा है। अब डी में देखिए सभी धार्मिक लोग ईमानदार होते हैं, और सभी धार्मिक लोग ईमानदार नहीं हैं, क्योंकि ईमानदार गोला कुछ बाहर है। आपके इस दोनों जो आधारिकाएँ दी गई हैं इनके आधार पे यही आपका कोड बनेगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर होगा सी सही है, कुछ ईमानदार लोग धार्मिक हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी तर्क का निष्कर्ष अंतिम रूप से अपनी आधारिकाओं के परिणाम स्वरूप आए, तो वह तर्क निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। समझिएगा प्रश्न को। जब किसी तर्क का निष्कर्ष अंतिम रूप से अपनी आधारिकाओं के परिणाम स्वरूप आए, तो वह तर्क निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, निगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव आर्गुमेंट, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। समझिए थ्योरिकल क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न को समझ लीजिए,
दिमाग में बैठ जाएगा। जब किसी तर्क का निष्कर्ष अंतिम रूप से अपनी आधारिकाओं के परिणाम स्वरूप आए तो वह तर्क निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो वह तर्क कहलाता है निगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव आर्गुमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी रीजनिंग क्वेश्चन है ये। शनि और मंगल दोनों पृथ्वी की ही तरह हैं। वे सूर्य से प्रकाश ग्रहण करते हैं और पृथ्वी की तरह ही सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। देखिए, शनि और मंगल का पृथ्वी से तुलना किया जा रहा है यहाँ पे। उनके ही समतुल्य बताया जा रहा है कि शनि और मंगल पृथ्वी की तरह ही ग्रह हैं। वे सूर्य से प्रकाश ग्रहण करते हैं और पृथ्वी की ही तरह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। इसलिए उन ग्रहों पर विविध प्रकार के जीव रहते हैं जैसे कि पृथ्वी पर रहते हैं। यहाँ पे पूरी तरह से शनि और मंगल ग्रह को पृथ्वी से तुलना की गई है, पृथ्वी के समान ही बताया गया है कि जैसे पृथ्वी पर हो रहा है सब, वैसे ही शनि और मंगल पर भी हो रहा है या होता है। तो उक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस प्रकार का तर्क निहित है? तो तर्क पूछ रहा है, जो ये समतुल्य बताया गया है, पृथ्वी के समान ही शनि और मंगल ग्रहों को भी बताया गया है, तो ये किस प्रकार का तर्क निहित है इस गद्यांश में? ऑप्शन नंबर ए दिया है निगमनात्मक डिडक्टिव। ऑप्शन नंबर बी है फलिश ज्योतिष संबंधी। ऑप्शन नंबर सी है सादृश्य मूलक। ऑप्शन नंबर डी है गणितीय। यहाँ पे देखिए, आपका उत्तर सी सही होगा, सादृश्य मूलक। शनि और मंगल को पृथ्वी के सादृश्य मूलक ही बताया गया है कि जैसे पृथ्वी पर सारी चीज़ें होती हैं वैसे ही शनि और मंगल पर भी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे सादृश्य मूलक होगा, एनोलॉजिकल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल फ्री में ज्वाइन करें और अपने यूजीसी नेट की तैयारी अच्छी तरीके से करें। हम आपके लिए हर रोज़ नए नए अपडेट्स डेली लाते रहते हैं, अपलोड करते रहते हैं, ताकि आप अच्छी स्टडी कर सकें। अगर आपको कुछ और भी कहना है, कोई सुझाव देना है, कोई सलाह देना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारे पढ़ाने के तरीके में कोई कमी हो, आप उसको भी कमेंट में बताएं, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे या और अच्छे तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जब आप बताएंगे तभी हमको पता चल पाएगा। और कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम हमेशा आपके कमेंट का जवाब देंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।